हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस क्लास में हम लोग सेमेस्टर 5 का क्या करने वाले हैं, तो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 5 के अंदर आपको दो पेपर पढ़ने हैं, जो कि है एमजेसी 08 एंड 09, जिसे हम लोग पेपर 8 और 9 भी बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, ऑफिशियल जो साइट है हमारा, उस पे हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे जो है सिलेबस को बांटा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये बॉटनी का जो है ऑफिशियल साइट मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आप लोगों ने जो है सेमेस्टर 1 में क्या किया होगा, एक पेपर पढ़ा होगा जिसे यहाँ पे एमजेसी 1 से मार्क किया गया है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये बातें नहीं मालूम हो, इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो एमजेसी 1 है, इसके ब्रैकेट में जो है टी लिखा हुआ है, तो टी स्टैंड फॉर थ्योरी, यहाँ पे ये थ्योरी के लिए स्टैंड करता है। और अगर इसी के नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे एमजेसी 1 है एंड इसके ब्रैकेट में पी लिखा गया है, तो जो पी है ये प्रैक्टिकल के लिए स्टैंड करता है। और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो ये जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर साइंस के और भी जो स्ट्रीम्स होते हैं, पेपर होते हैं, इसमें एक थ्योरी वाला पेपर होता है और एक प्रैक्टिकल वाला पेपर होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे जो एमजेसी 1 और फिर से एमजेसी 1 है, तो यहाँ पे टी थ्योरी के लिए है एंड पी जो है प्रैक्टिकल के लिए है। तो आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में एक पेपर पढ़ा एमजेसी 1, 2 में भी आपने एक पेपर पढ़ा होगा जिसे हम लोग एमजेसी 2 के नाम से यहाँ पे बुला रहे हैं। एंड सेमेस्टर 3 में आप लोगों ने जो है दो पेपर को पढ़ा होगा, जो कि यहाँ पे एमजेसी 3 एंड एमजेसी 4 के नाम से है। और सेमेस्टर 4 में जो है आप लोगों ने अगेन दो पेपर पढ़ा होगा, एमजेसी 5 एंड एमजेसी 6। और जैसे कि हम लोग सेमेस्टर 5 के सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं, तो सेमेस्टर 5 के सिलेबस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन आपको दो पेपर पढ़ना है, जो कि कुछ आपका इस तरह से है, एमजेसी 8 एंड एमजेसी 9। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एमजेसी 8 है यानी कि पेपर नंबर 8, इसमें जो आपका चैप्टर बोल लो या फिर जो आप बोल लो कि जो हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है पेपर, उसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और एमजेसी 9 में जो पेपर हम लोग को स्टडी करना है, उसका नाम है प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटो जियोग्राफी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इन दो पेपर्स के सिलेबस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि इन दोनों पेपर्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ के सीखना है, क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए फिर क्या करते हैं, आज का जो सिलेबस है इसको हम लोग शुरू करते हैं, इसके डिस्कशन को। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपका दो पेपर है सेमेस्टर 5 के अंदर, पेपर 8 एंड पेपर 9, जिसका नाम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जो पेपर 9 है इसका नाम प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी है। तो एक एक करके हम लोग दोनों पेपर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि इसके अंदर हम लोग को कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आपको इतने सारे टॉपिक्स को क्या करना है, कवर करना है। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजी तो ये पेपर का नाम हो गया, या फिर आप बोल लो कि एक चैप्टर है, बट इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आपको इतने सारे टॉपिक्स को क्या करना है, कवर करना है। और आप देख सकते हो कि टॉपिक्स को क्या किया गया है, टोटल 4 सेक्शंस में, जिसे यहाँ पे यूनिट बोला गया है, इसमें बांटा गया है। तो आप देख सकते हो नंबर 1 में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने, यूनिट नंबर 2 में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने, 3 में ये सारे एंड 4 में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपका जो भी मतलब सिलेबस डिजाइन किया गया है, इसमें जिस तरह से टॉपिक्स का अरेंजमेंट है, ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है। तो एज ए टीचर मैं जानता हूँ कि पहले कौन सी बातें बतानी चाहिए, देन उसके बाद कौन सी बातें बताने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा क्या हो, क्लियर हो जाए। या फिर जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स को समझने के लिए पहले आपको कुछ दूसरे टॉपिक्स को समझना होता है, तब जाके आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है टॉपिक्स का। अगर मैं इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊं तो मेरे ख्याल से इस पेपर को समझना और एक जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, अपने तरफ से एज ए टीचर इन सारे टॉपिक्स को सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दिया है कि पहले हम लोग कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे। और इसमें हो सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई टॉपिक है जो थर्ड यूनिट के अंदर आता है, बट जब हम लोग सीक्वेंस में उसको अरेंज करते हैं तो वो थर्ड के अंदर ना आके वो सेकेंड नंबर पे ही आ जाए। और हो सकता है कि कोई फोर्थ में आता हो टॉपिक, बट वो फोर्थ में ना आके वो जो है आपके जो है मतलब बहुत पहले ही पढ़ना पड़े, और जो आपको 1 में दिख रहा है वो हो सकता है कि वो सेकेंड के बाद जो टॉपिक्स हैं उसके मतलब सेकेंड में जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, और वो थर्ड में जो टॉपिक्स है इसके बाद आपको वो पढ़ना पड़े। क्योंकि जब सिस्टमैटिकली हम
लोग चीज़ों को अरेंज करेंगे तो इनमें जो टॉपिक्स है ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैंने अपने तरफ से कैसे चीज़ों को क्या किया, यहाँ पे क्लासीफाई किया है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोगों को पेपर नंबर 8 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ना है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा कहानी बता दूं। आप लोगों ने क्लास 10th से ही एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा जो कि काफी पॉपुलर साइंटिस्ट है बायोलॉजी की फील्ड के, जिनका नाम है ग्रीगर जोहान मेंडल। हम लोग जानते हैं कि इन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा है इनके बारे में कि इन्होंने जो है मटर के प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था 7 ईयर्स के लिए। और आज के टाइम में हम लोग को जो ये बातें पता है कि अगर हमारे मम्मी पापा लंबे हैं तो हम भी लंबे हो जाएंगे, हमारे मम्मी पापा गोरे हैं तो हम भी गोरे हो जाएंगे। तो अक्सर हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि ऐसा होता है तो जीन के वजह से, तो इसके मम्मी पापा लंबे हैं तो इसमें लंबा वाला जीन आया है तो ये लंबा हो गया, इसके मम्मी पापा गोरे हैं तो इसमें गोरा वाला जीन आया है तो ये गोरा हो गया। ठीक है, तो ये जो जीन का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था। हालांकि मेंडल ने जीन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने जो है एलिमेंट और फैक्टर वर्ड का इस्तेमाल किया था। बट यहाँ पे मैं जीन वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में अक्सर इसी को करते हैं, तो इससे जो है समझना रिलेट कर पाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेंडल ने ये बात बताया था एक्सपेरिमेंट करके मटर के पौधे के ऊपर कि देखो जीन नाम का एक चीज होता है और आज तुम जैसे भी दिख रहे हो उसी की वजह से दिख रहे हो। सबसे पहली बार इस बात को मेंडल ने ही बोला था। और मेंडल ने ये भी बोला था कि ये पेयर में होता है, एक पापा से आता है एक मम्मी से आता है। जैसे कि पापा लंबे हैं तो पापा से कैपिटल टी आएगा, और मम्मी छोटी है तो मम्मी से क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा। और ये और इसी की वजह से तुम्हारा कैसा कैरेक्टर होगा, तुम पापा की तरह लंबे बनोगे कि मम्मी की तरह छोटे बनोगे, ये डिसाइड होगा। लेकिन जब मेंडल से पूछा गया ना कि ये जीन मिलेगा कहाँ, तो बेचारे मेंडल इस बात का आंसर नहीं दे पाए। ये कुछ इस तरह की बात थी, ठीक है, कि भगवान होते हैं नो डाउट, लेकिन भगवान होते कहाँ पे हैं, कहाँ पे मिलेंगे, तो वही वाली बात है कि ये नहीं मालूम है, मानो तो सब जगह, नहीं मानो तो कहीं नहीं। तो मेंडल ये तो बोल रहे थे कि जीन नाम का चीज है, लेकिन होता कहाँ पे है बॉडी में, इसका उनको आइडिया नहीं था। लेकिन आज के समय अगर हम लोग बात करें कि ये जीन कहाँ मिलेगा, तो शायद आपको पता हो, ठीक है, ओके, कि हमारा जो सेल होता है तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसी के अंदर आपका डीएनए क्या होता है, पाया जाता है। और इसी डीएनए पे क्या प्रेजेंट होता है, तो जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। लेकिन इस बात का पता कैसे चला, क्योंकि मेंडल ने जीन की डिस्कवरी की और उनको पता ही नहीं था कि जीन पाया कहाँ जाता है। लेकिन आज के समय में तो हम लोग को पता है कि ये जीन कहाँ मिलेगा। इसी जीन को हम लोग डीएनए भी बोल रहे हैं, इसी को हम लोग आरएनए भी बोल रहे हैं, इसी को आप लोग क्रोमोसोम भी बोलते हो, और इसी को हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। हालांकि टेक्निकली थोड़ा सा ये अलग है, बट फिलहाल के लिए आप समझने के लिए समझ सकते हो कि जीन, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये सब कोई अलग अलग चीजें नहीं है। ये जो है, ठीक है, एक ही चीजें हैं जिनका एक ही काम है कि आपके बॉडी के कैरेक्टर को क्या करना है, कंट्रोल करना है। कि मतलब आप कैसे दिखोगे, आपका फीचर्स क्या होगा, उसको ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये पता कैसे चला कि जो जीन है, डीएनए, आरएनए या क्रोमोसोम तो बोल रहे हैं कि ये जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो इसी टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ के सीखेंगे कि ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही हम लोग पढ़ के सीखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी कैसे हुआ, कि ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और इस टॉपिक के अंदर जो है, अब जैसे कि एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं था, बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा। तो इसमें हम लोग अलग अलग साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि वर्क ऑफ फ्रेडरिक मिस्चर, एल्टमैन, ठीक है, का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सब हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद ये जो डीएनए या आरएनए जिसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी बोल रहे हैं, ये किन किन चीजों से मिल के बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड, ये टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन उसके बाद कितने तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल के बेसिस पे और स्ट्रैंड के बेसिस पे। देन उसके बाद जो है क्या डिफरेंस है आरएनए एंड डीएनए में, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर। देन उसके बाद सेकेंड जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस पेपर के अंदर, वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है एंड उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। देन उसके बाद हम लोग
फॉर्म ऑफ डीएनए, आरएनए एंड रूल ये पढ़ेंगे। देन चार्गप्स रूल क्या होता है ये पढ़ेंगे। देन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में आप देख सकते हो कि बहुत सारे सब टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, जैसे रेप्लिकेशन क्या है, पर्पस क्या है रेप्लिकेशन का, डिस्कवरी कैसे हुई थी रेप्लिकेशन की, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, सब टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के अंदर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देन इसके बाद में अगर बात करूं तो आप देख सकते हो फिर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जीन एक्सप्रेशन। और जीन एक्सप्रेशन के हम लोग अंदर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, सेंट्रल डोगमा क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे जिसमें लैक ओपेरॉन हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सॉदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इस पेपर पे लेके जाऊं जो कि आपका क्या है ऑफिशियल साइट पे जो अपलोडेड है, तो इस तो इसमें अगर आप टॉपिक्स को देखोगे तो आप देख सकते हो कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो सारे के सारे नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखो लैक ओपेरॉन, सॉदर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, ओके। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, ओके। देन उसके बाद जो है डीएनए, आरएनए, फॉर्म्स ऑफ डीएनए, ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हो डीएनए, आरएनए, ठीक है, ओके, चार्गप्स रूल, रेप्लिकेशन, देन उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये जितने भी चीजें हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको वही बता रहा था कि जो आपका क्या है, ठीक है, ऑफिशियल साइट में जो टॉपिक्स को क्लासिफाई किया गया है वो बहुत अनसिस्टमैटिक वे में क्लासिफाई किया गया है, और अगर मैं उसे उस तरह से पढ़ाऊंगा तो आपको शायद एक जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए वो नहीं बिल्ड हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो एक सिस्टमैटिक चाहिए कि पहले कौन सा टॉपिक, देन कौन सा टॉपिक, देन कौन सा टॉपिक, ताकि आप पहले वाले टॉपिक से क्या कर सको, आगे के टॉपिक को रिलेट कर सको। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अरेंज करूं तो आपके 4 यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कुछ इस तरह से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पेपर नंबर 8, और इसमें हम लोगों को इतने सारे टॉपिक्स को क्या करना है, कवर करना है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं अगला जो आपका पेपर है सेमेस्टर 5 के अंदर, जिसे हम लोग एमजेसी 9 बोल रहे हैं, इसका नाम है प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ा सा बड़ा पेपर है, तो इसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स हम लोग को क्या करने, कवर करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि इसे भी टोटल कितने यूनिट में बांटा गया है, तो 4 यूनिट में बांटा गया है। तो अब यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होता है कि अगर मैं आपको इस सीक्वेंस में पढ़ाऊं कि पहले फर्स्ट यूनिट देन सेकेंड यूनिट, तो यहाँ पे जो है ना आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी कभी भी, ठीक है। तो इस इजी करने के लिए मैंने अपने तरफ से अगेन इन सारे टॉपिक्स को एक सिस्टमैटिक वे में मैंने अरेंज कर दिया है। और आप जो है इसमें ये देख के मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे तो दिखने में बहुत सारा लग रहा है बट यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है उसमें तो कम ही टॉपिक लग रहा है। आपका एक एक टॉपिक डिस्कस किया गया है, मुझे पता है कि मैंने कैसे क्या क्लासीफाई किया है। आप एज ए स्टूडेंट शायद अभी उस बात को नहीं समझ पाओ, बट जब मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा तो आपको जहां से जो बनाना होगा आप बनाना, आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर इन टॉपिक्स को सिस्टमैटिकली पढ़ा जाए तो कैसे इसे अरेंज किया जाएगा, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इसे सिस्टमैटिकली यहाँ पे अरेंज किया, जो कि आप देख सकते हो। सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पेपर का नाम है प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी, तो सबसे पहले तो इकोलॉजी क्या होता है हम लोग वही पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, क्यों हम लोग इसका स्टडी करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इकोलॉजी का। देन उसके बाद वर्क ऑफ रीटर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या वर्क रहा था इकोलॉजी में और क्यों इनके बारे में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। एंड अदर इकोलॉजिस्ट का भी क्या रोल रहा है इकोलॉजी के सेक्टर में, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इकोलॉजी होता क्या है, देन उसके बाद ये सारी चीजों को कवर करेंगे। देन उसके बाद हम लोग कवर करेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की, जिसमें हम लोग ये सारी चीजों को कवर करेंगे। देन उसके बाद हम लोग कवर करेंगे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन एंड स्पीसीज, कम्युनिटी, सक्सेशन, बायोटिक इंट्रैक्शन, ठीक है। देन टॉपिक नंबर 6 में इकोसिस्टम, फूड चेन, हैबिटेट,
वेब, निश, इकोलॉजिकल पिरामिड, ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड देन उसी के बाद हम लोग आगे बढ़े तो फिर हम लोग कवर करेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, जिसके अंदर हम लोग इतने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड उसके बाद जो है हम लोग बायो जियोकेमिकल साइकिल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इन सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है बायो जियोकेमिकल साइकिल। एंड देन उसके बाद जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स हैं जिसको हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। एंड लास्ट में हम लोग को डिस्कस करना है फाइटो जियोग्राफी। क्या करना है, फाइटो जियोग्राफी। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि जो आपका पेपर नंबर 9 है, तो इसमें हम लोगों को जनरली तौर पे हमारे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में पढ़ना होता है, इन्वायरमेंट के बारे में, कि हमारा जो ये इन्वायरमेंट है, नेचर है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे जो है ना हम लोग इससे कनेक्टेड हैं, और ये हम लोग उससे कैसे कनेक्टेड है, और कैसे हम दोनों हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, क्या एक दूसरे पे हम दोनों का जो है इम्पैक्ट आता है। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसको मैंने सिस्टमैटिकली कुछ यहाँ पे जो है इस तरह से क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है। तो ये है आपका सिलेबस पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 9 का। आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि आपको जो है सेमेस्टर 5 के अंदर कितने पेपर पढ़ने हैं। तो पहले आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ चीज़ों को। तो सेमेस्टर नंबर जो है 5 के अंदर जो है आपको कितने पेपर पढ़ने हैं, 2 पेपर पढ़ने हैं, जिसका नाम है एमजेसी 8 और एमजेसी 9, जिसे हम लोग पेपर 8 और पेपर 9 में बोलते हैं। एमजेसी 8 में आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना है, और जिसे मैं अगर आम भाषा में बताऊं तो जीन के बारे में पढ़ना है, यानी कि डीएनए, आरएनए। आपने आज तक बस सुना होगा, बट इस पेपर में आप पढ़ के सीखोगे कि डीएनए आरएनए दिखता कैसा है, कहाँ पे होता है, और आपने सुना होगा कि इसी की वजह से हम लोग लंबे, छोटे, गोरे, काले, मोटे, पतले होते हैं, बट कैसे होते हैं, कैसे ये हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो ये सब पढ़ के आप पेपर नंबर 8 में सीखोगे। एंड पेपर नंबर 9 में आप हमारे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ोगे, ये जो पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। हमारे अर्थ पे जो डिफरेंट अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनका क्या रोल है, कैसे उनको बचाया जाए, ठीक है, ओके, इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या करोगे, पढ़ोगे। तो आई होप कि आपको ये सिलेबस क्या होगा, समझ में आ गया होगा। एंड ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।